यह कहानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है, जैसा कि कुछ क्षण के लिए गोविंद को हो गया था। एकदम घबराकर जब गोविंद की आंखें खुली तो वह पसीने से तर था और उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं अचानक उसकी धड़कन बंद न हो जाए। अंधेरे में उसने 5-6 बार पलकें झपकाई। पहली बार तो उसके समझ में न आया कि कहाँ है, कैसा है। एकदम दिशा और स्थान का ज्ञान उसे भूल गया। पास के हाल की घड़ी ने 1 का घंटा बजाया तो उसकी समझ में न आया कि वह घड़ी कहाँ है, वह स्वयं कहाँ है और घंटा कहाँ बज रहा है। फिर धीरे धीरे उसे ध्यान आया। उसने जोर से अपने गले का पसीना पोंछा और उसे लगा उसे दिमाग में फिर वही खटखट गूंज रही है जो अभी गूंज रही थी। पता नहीं सपने में या सचमुच ही अचानक गोविंद को ऐसा लगा था जैसे किसी ने किवाड़ पर 3-4 बार खटखट की हो और गिड़गिड़ा कर कहा हो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और वह आवाज़ कुछ ऐसे रहस्यमय ढंग से आकर उसकी चेतना को कोंचने लगी कि वह बौखलाकर जाग उठा। सचमुच ही यह किसी की आवाज़ थी या महज उसका भ्रम? फिर उसे धीरे धीरे याद आया कि यह भ्रम ही था और वह लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अभिभूत सोया था कि वह स्वप्न में भी छाई रही। लेकिन वास्तव में यह आवाज़ कैसी विचित्र थी, कैसी साफ थी। उसने कई बार सुना था कि अमुक स्त्री या पुरुष से स्वप्न में आकर कोई कहता, मुझे निकालो, मुझे निकालो। फिर वह धीरे धीरे स्थान की बात भी बताने लगता और वहां खुदवाने पर कड़ाहे या हांडी में भरे सोने चांदी के सिक्के या माया उसे मिलती और वह देखते देखते मालामाल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी अनधिकारी आदमी ने उस द्रव्य को निकलवाना चाहा तो उसमें कौड़ियाँ और कोयले निकले, या फिर उसके कोढ़ फूट आया, या घर में कोई मृत्यु हो गई। कहीं इसी तरह धरती के नीचे से उसे कोई लक्ष्मी तो नहीं पुकार रही हैं। और वह बड़ी देर तक सोचता रहा। उसके दिमाग में फिर लक्ष्मी का किस्सा साकार होने लगा। वह मोहच्छन्न सा पड़ा रहा। दूर कहीं दूसरे घड़ियाल ने फिर वही घंटा बजाया। गोविंद से अब नहीं रहा गया। रजाई को चारों तरफ से बंद रखे हुए ही बड़े संभाल कर उसने कुहनी तक हाथ निकाला। लेटे ही लेटे अलमारी के खाने से किताब कापियों की बगल से उसने अधजली मोमबत्ती निकाली। वहीं कहीं से खोज कर दिया सलाई निकाली और आधा उठकर, ताकि जाड़े में दूसरा हाथ पूरा न निकालना पड़े, उसने 2-3 बार घिसकर दिया सलाई जलाई। मोमबत्ती रोशन की ओर पिघले मोम की बूंद टपकाकर उसे दवात के ढक्कन के ऊपर जमा दिया। धीरे धीरे हिलती रोशनी में उसने देख लिया कि किवाड़ पूरे बंद हैं और दरवाजे के सामने वाली दीवार में बने जाली लगे रोशनदान के ऊपर दूसरी मंजिल से हल्की हल्की जो रोशनी आती है वह भी बुझ चुकी है। सब कुछ कितना शांत हो चुका है। बिजली का स्विच यद्यपि उसके तख्त के ऊपर ही लगा था, लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई छोड़कर खड़े होने का आलस्य, दूसरे लाला रूपाराम का डर। सुबह ही कहेगा, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल, जिसका सीधा अर्थ होगा कि बड़ी बिजली खर्च करते हो। फिर उसने चुपके से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तकिए के नीचे से रजाई के भीतर ही भीतर हाथ बढ़ाकर वह पत्रिका निकाल ली और गर्दन के पास से हाथ निकालकर उसके 47वें पन्ने को 20वीं बार खोलकर बड़ी देर घूरता रहा। 1 बजे की पठानकोट एक्सप्रेस जब दहाड़ती हुई गुजर गई तो सहसा उसे होश आया। 47 और 48 जो पन्ने उसके सामने खुले हुए थे, उसमें जगह जगह नीली स्याही से कुछ पंक्तियों के नीचे लाइनें खींची गई थीं। यही नहीं, उस पन्ने का कोना मोड़कर उन्हीं लाइनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान खींचा गया था। अब तक गोविंद उन या उनके आसपास की लाइनों को 20 बार से अधिक घूर चुका था। उसने शंकित निगाहों से इधर उधर देखा और फिर एक बार उन पंक्तियों को पढ़ा। जितनी बार वह उन्हें पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनंद के बोझ से धड़क कर डूबने लगता और दिमाग उसी तरह भन्ना उठता था जैसे उस समय भन्नाया था जब यह पत्रिका उसे मिली थी। यद्यपि इसी बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट स्थितियों से गुजर चुकी थी, फिर भी वह बड़ी देर तक काली स्याही से छपे कहानी के अक्षरों को स्थिर निगाहों से घूरता रहा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा यह अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरीह लड़की का चेहरा झांक रहा है। और फिर उसके दिमाग में बचपन की सुनी कहानी साकार होने लगी। शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ एक राजकुमार अपने थके मांदे घोड़े पर बिल्कुल वीराने में समुद्र के किनारे बने एक विशाल सुनसान किले के नीचे जा पहुंचा। वहां ऊपर खिड़की में उसे एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बैठी दिखाई दी, जिसे एक राक्षस ने लाकर वहां कैद कर दिया था। छोटे से छोटे विवरण के साथ खिड़की में बैठी राजकुमारी की तस्वीर गोविंद की आंखों के आगे स्पष्ट और मूर्त होती गई और उसे लगा जैसे वही राजकुमारी उन रेखांकित छपी लाइनों के पीछे से झांक रही है। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख गई हैं, उसके होठ पपड़ा गए हैं,
चेहरा मुरझा गया है और रेशमी बाल मकड़ी के जाल जैसे लगते हैं, जैसे उसके पूरे शरीर से एक आवाज़ निकलती है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गोविंद के मन में उस अनजान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह रहकर कोई कुरेदने लगा। एक आध बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रहकर कुछ करने की उत्तेजना को वह अपने तख्त और कोठरी की दीवार के बीच में बची 2 फीट चौड़ी गली में घुस घुस कर दूर कर दे। तो क्या सचमुच लक्ष्मी ने यह सब उसी के लिए लिखा है? लेकिन उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं। अगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाए भी तो वह आखिर कैसी हो? कुछ और भी बातें थीं कि वह लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर लड़की के चेहरे की कल्पना करने डरता था। उसकी ठीक शक्ल सूरत और उम्र भी नहीं मालूम उसे। गोविंद यह अच्छी तरह जानता था कि यह सब उसी के लिए लिखा गया है। ये लाइनें खींचकर उसी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फिर भी वह इस अप्रत्याशित बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। वह अपने को इस लायक भी नहीं समझता था कि कोई लड़की इस तरह उसे संकेत करेगी। यूँ शहर के बारे में उसने काफ़ी सुन रखा था, लेकिन यह सोचा भी नहीं था कि गांव में इंटरव्यू पास करके शहर आने के 1 हफ्ते में ही उसके सामने एक सौभाग्यपूर्ण बात आ जाएगी। वह जब जब इन पंक्तियों को पढ़ता तब तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी 10 मंजिले मकान के नीचे झांक रहा हो। जब उसने पहले पहल ये पंक्तियां देखी थीं तो इस तरह उछल पड़ा था जैसे हाथ में अंगारा आ गया हो। बात यह हुई कि वह चक्की वाले हाल में ईंटों के तख्त जैसे बने चबूतरे पर पड़ी पुरानी काठ की संदूकची के ऊपर लंबा पतला रजिस्टर खोले दिन भर का हिसाब मिला रहा था। तभी लाला रूपाराम का सबसे छोटा 9-10 साल का लड़का रामस्वरूप उसके पास आ खड़ा हुआ। यह लड़का एक फटे पुराने से चेस्टर की, जो साफ ही किसी बड़े भाई के चेस्टर को कटवाकर बनाया गया होगा, जेबों में दोनों हाथों को ठूसे पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। गोविंद जब पहले ही दिन आया था और हिसाब कर रहा था, तभी यह लड़का भी आ खड़ा हुआ था। उस दिन लाला रूपाराम भी थे, इसलिए सिर्फ यह दिखाने की कि वह उनके सुपुत्र में भी काफ़ी रुचि रखता था, उसने नियमानुसार नाम, उम्र और स्कूल क्लास इत्यादि पूछे थे। नाम रामस्वरूप, उम्र 9 साल, चुंगी प्राइमरी स्कूल में चौथे क्लास में पढ़ता था। फिर तो सुबह शाम गोविंद उसे चेस्टर की छाया से ही जानने लगा। शक्ल देखने की जरूरत ही नहीं होती थी। चेस्टर के नीचे नेकर पहने होने के कारण उसकी पतली टांगें खुली रहती और वह पाँव में पड़े पुराने किरमिच के जूते पहने करता, जिनकी फटी निकली जीभों को देखकर उसे हमेशा दुम कटे कुत्ते की पूंछ का ध्यान हो आता था। थोड़ी देर उसका लिखना ताकते रहकर लड़के ने चेस्टर के बटनों के कसाव और छाती के बीच में रखी पत्रिका निकालकर उसके सामने रख दी और बोला, मुंशी जी, लक्ष्मी जी ने कहा है हमें कुछ और पढ़ने को दीजिए। अच्छा, कल देंगे, मन ही मन भन्नाकर उसने कहा। यहाँ आकर उसे जो मुंशी जी का नया किताब मिला है, उसे सुनकर उसकी आत्मा खाक हो जाती। मुंशी नाम के साथ जो एक कान पर कलम लगाए, गोल मैली टोपी, पुराना कोट पहने मुड़े तुड़े आदमी की यह तस्वीर सामने आती है, उसे 20-22 साल का युवक गोविंद संभाल नहीं पाता। लाला रूपाराम उसी गांव के हैं। शायद उसके पिता के साथ 2-3 जमात पढ़े भी थे। शहर आते ही आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई चला सकने के लिए किसी ट्यूशन इत्यादि या छोटे पार्ट टाइम काम के लिए लाला रूपाराम से भी वह मिला तो उन्होंने अत्यंत उत्साह से उसके मृत बाप को याद करके कहा, भैया तुम तो अपने ही बच्चे हो, जरा हमारी चक्की का हिसाब किताब घंटे आध घंटे देख लिया करो और मज़े में चक्की के पास जो कोठरी है उसमें पड़े रहो, अपने पढ़ो। आटे की यहाँ तो कमी है ही नहीं। और अत्यंत कृतज्ञता से गदगद होकर वह उनकी कोठरी में आ गया। पहली रात हिसाब लिखने का ढंग समझते हुए लाला रूपाराम मोतियाबिंद वाले चश्मे के मोटे मोटे कांचों के पीछे से मोर पंछी से चंदोवे से देखती आंखों और मोटे होठों से मुस्कुराते उसका सम्मान बढ़ाने को मुंशी जी कह बैठे तो वह चौंक पड़ा। लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि यहाँ जम जाने के बाद वह विनम्रता से इस शब्द का विरोध करेगा। राम स्वरूप से मुंशी जी नाम सुनकर उसकी भौहें तन गईं, इसलिए उसने उपेक्षा से वह उत्तर दिया था, कल जरूर दीजिएगा। राम स्वरूप ने फिर अनुरोध किया। हाँ भाई, जरूर देंगे, उसने दांत पीस कर कहा, लेकिन चुप ही रहा। वह अक्सर लक्ष्मी का नाम सुनता था। हालांकि उसकी कोठरी बिल्कुल सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जालीदार छोटा सा रोशनदान था, वह घर के भीतर नीचे की मंजिल के चौक में खुलता था। लाला रूपाराम का परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था और नीचे सामने की तरफ पंचक्की थी। पीछे कई तरह की चीज़ों का स्टोर रूम था। इस लक्ष्मी नाम के प्रति उसे उत्सुकता और रुचि इसलिए भी बहुत थी कि चाहे कोठरी में हो या बाहर, पंचक्की के हाल में हर 5वें मिनट पर उसका नाम विभिन्न रूपों में सुनाई देता था। लक्ष्मी बीबी ने यह कहा है, रुपए लक्ष्मी बीबी के पास हैं, चाबी लक्ष्मी बीबी को दे देना। और उसके जवाब में जो एक पतली तीखी सी अधिकारपूर्ण आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन वह स्वयं कैसी है, उसकी एक झलक भर देख पाने को उसका दिल कभी कभी बुरी तरह तड़प सा उठता।
लेकिन पहले कुछ दिनों उसे अपना प्रभाव जमाना था, इसलिए वह आंख उठाकर भीतर देखने की कोशिश न करता। मन ही मन उसने समझ लिया कि यही लक्ष्मी है, काफी महत्वपूर्ण है। दिक्कत ये थी कि भीतर कुछ दिखाई भी तो नहीं देता था। सड़क के किनारे 3-4 दरवाजे वाले इस चक्की के हाल के बाद एक 8-10 फीट लंबी गली थी और चौक के ऊपर लोहे का जाल पड़ा था। उस पर से ऊपर वाले लोग जब गुजरते थे तो लोहे की झंझनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार इधर चला जाता था। बच्चे तो कभी कभी और भी उछल उछल कर उस पर कूदने लगते थे। यहाँ से जब तक किसी बहाने पूरी गली पार न की जाए, कुछ भी दिखना असंभव था। चूंकि गुसलखाना और नल इत्यादि उसी चौक में थे, जिनकी वजह से नीचे प्रायः सीलन और गीलापन रहता था, इसलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाहें नीचे किए हुए भी वह ऊपर की स्थिति को भांपने का प्रयत्न करता था। ऊपर सिर उठाकर आंख भर देख पाने की उसमें हिम्मत न थी। अपनी कोठरी का एकमात्र दरवाजा बंद करके तख्त पर चढ़कर मकड़ी के जाले और धूल से भरे जालीदार रोशनदान से झांककर उसने वहां की स्थिति को भी जानने की कोशिश की थी। लेकिन वह कमबख्त जाली कुछ इस ढंग से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला छज्जा और एकाध फुट लोहे का जाल भर आता था। वहां कई बार उसे लगा जैसे दो छोटे छोटे तलुए गुजरे। बहुत कोशिश करने पर टखने दिखे। हाँ, है तो किसी लड़की के पैर, क्योंकि हाथ में धोती का किनारा भी झलका था। उसने एक गहरी सांस ली और तख्त से उतरते हुए बड़े एक्टराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी जालिम, एक झलक तो दिखा देती। मुंशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यों नहीं? रामस्वरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दांतों में ठोकता हुआ हिसाब की कापी में अपलक कुछ घूर रहा है, तो पता नहीं कैसे यह बात उसकी समझ में आ गई कि वह जो कुछ सोच रहा है उसका संबंध सामने रखे हिसाब से नहीं है। उसने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और चोरी पकड़े जाने पर झेप कर मुस्कुराया। तभी अचानक एक बात उसके दिमाग में कौथी, यह लक्ष्मी रामस्वरूप की बहन ही तो है, जरूर उसका चेहरा इससे काफी मिलता जुलता होगा। इस बार उसने ध्यान से रामस्वरूप का चेहरा देखा कि वह सुंदर है या नहीं। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराकर एक अंगड़ाई ली, चारों तरफ ढीले हुए कंबल को फिर से चारों ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला, अच्छा मुन्ना, कल सुबह दे देंगे। उसकी इच्छा हुई कि वह उससे लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे। असल में आज वह थक भी गया था। अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा। दुनिया भर की सिफारिशों के बाद उसका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आ गया कि वह ले लिए गए लड़कों में से है। आते समय कुछ किताब और कापियाँ भी खरीद लाया था। सो आज वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपनी कोठरी में लेटे और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें सोचता हुआ सो जाए। सोचे लक्ष्मी कौन है, कैसी है, वह उसके बारे में किससे पूछे। कोई उसका हम उम्र और विश्वास का आदमी भी तो नहीं है। किसी से पूछे और रूपाराम को पता चल जाए तो। लेकिन अभी तीसरा ही तो दिन है। मन ही मन अपने पास रखी पत्रिकाओं और कहानी की पुस्तकों की गिनती करते हुए वह सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी लेनी है। आगे जाकर जब काफ़ी दिन हो जाएंगे तो वह चुपचाप उसमें एक छोटा सा पत्र रख देगा, जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया होगा, या उसकी भाषा ऐसी होगी कि पकड़ में न आ सके। भूल से चला गया। पकड़े जाने पर वह आसानी से कह सकेगा, उसे तो ध्यान भी नहीं था कि वह पर्चा इसमें रखा है। 20 जवाब हैं। अपनी चालाक बेवकूफ़ी की कल्पना पर वह मुस्कुराने लगा। जिसके विषय में वह इतना सब सोचता है, वह उसी लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा। तकिए के नीचे सिरहाने भी यह रही होगी। लेट कर पढ़ते हुए हो सकता है कि सोचते सोचते छाती पर भी रखकर सो गई हो। लेट कर उसका तन मन गुदगुदा उठा। क्या लक्ष्मी उसके विषय में बिल्कुल ही नहीं सोचती होगी? हिसाब लिखने की व्यस्तता में भी उसने गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और एक कोना मुड़े पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। यह किसने मोड़ा है? 1 मिनट में हजारों बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा गईं। उसने पत्रिका उठाकर हिसाब की कॉपी पर रख ली। मुड़ा पन्ना पूरा खुला था। छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही से निशान देखकर वह चौंक पड़ा। ये किसने लगाए हैं? उसे खूब अच्छी तरह से ध्यान है, ये पहले नहीं थे। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा। हैं? यह क्या चक्कर है? वह एकदम जैसे बौखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठे मिस्त्री सलीम और दिलावर सिंह को देखा। वे अपने में ही काम में व्यस्त थे। उसकी निगाह अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई। मुझे यहाँ से भगा ले चलो। अरे, तीसरी लाइन, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। और गोविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी। शंका से इधर उधर देखा, किसी ने ताड़ तो नहीं लिया। उसके माथे पर पसीना उभर आया और दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पत्रिका ने उन पन्नों के बीच में ही अंगुली रखे हुए उसने उसे घुटनों के नीचे छिपा लिया। कहीं दूर से रंग बिरंगी कवर की तस्वीर को देखकर यह कमबख्त चौकीदार ही न मांग बैठे। उन पंक्तियों को एक बार फिर देखने की दुर्निवार इच्छा उसके मन में हो रही थी, लेकिन जैसे हिम्मत न पड़ती थी।
क्या सचमुच ये निशान लक्ष्मी ने ही लगाए हैं? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा? क्यों करेगा? ऐसा उसका कोई परिचित भी तो नहीं है। यहाँ की दिन 3 दिन में ऐसी हिम्मत कर डाले। उसने फिर पत्रिका निकालकर पूरी उलट-पुलट डाली। नहीं, निशान वही है बस। वह उन तीनों लाइनों को फिर एक साथ पढ़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज बनना उठा हो। गोविंद का दिमाग चकरा रहा था, दिल धड़क रहा था और जो हिसाब वह लिख रहा था, वह तो जैसे एकदम भूल गया। उसने कलम के पिछले हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आंखें गड़ाकर जमा कर खर्च के खानों को देखने की कोशिश की, लेकिन बस नस-नस में सनसन करती कोई चीज़ दौड़े जा रही थी। उसे लगा उसका दिल फट जाएगा और आतिशबाजी के अनार की तरह दिमाग फट जा पड़ेगा। अब वह किससे पूछे, ये सब निशान किसने लगाए हैं? क्या सचमुच लक्ष्मी ने? इस मधुर सत्य पर विश्वास नहीं होता। मैं चाहे तो उसे न देख पाया हूँ, उसने तो ज़रूर ही मुझे देख लिया होगा। अरे! ये लड़कियाँ बड़ी तेज़ होती हैं। गोविंद की इच्छा हुई अगर उसे इसी क्षण शीशा मिल जाए तो वह लक्ष्मी की आँखों से एक बार अपने को देखे, कैसा लगता है? लेकिन यह लक्ष्मी कौन है? विधवा, कुमारी, विवाहिता, परित्यक्ता क्या? कितनी बड़ी है? कैसी है? उसकी नस-नस में एक प्रबल मरोड़ सी उठने लगी कि वह अभी उठे और दौड़कर भीतर के आँगन की सीढ़ियों से धड़ाधड़ चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुँचे। लक्ष्मी जहाँ भी जिस कमरे में बैठी हो, उसके दोनों कंधे झकझोर कर पूछे, "लक्ष्मी, लक्ष्मी यह तुमने लिखा है? तुम नहीं जानती लक्ष्मी मैं कितना अभागा हूँ। मैं कतई इस सौभाग्य के लायक नहीं हूँ।" और सचमुच इस अप्रत्याशित सौभाग्य से गोविंद का हृदय इस तरह पसीज उठा कि उसकी आँखों में आँसू आ गए। डोरी से लटकते हुए बल्ब को अपलक देखता हुआ वह अपने अतीत और भविष्य की गहराइयों से उतरता चला गया। फिर उसने धीरे से अपनी कोरों में भरे आंसुओं को अंगुली पर लेकर इस तरह झटक दिया जैसे देवता पर चंदन चढ़ा रहा हो। उसका ढीला पड़ा हाथ अब भी पत्रिका के पन्ने को पकड़े था। एक बार उसने फिर उन पंक्तियों को देखा। मान लो लक्ष्मी उसके साथ भाग जाए, कहाँ जाएंगे वे लोग? कैसे रहेंगे? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? बाद में पकड़ लिए गए तो? लेकिन आखिर यह लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी के बारे में प्रश्नों का एक झुंड उसके दिमाग पर टूट पड़ा, जैसे शिकारी कुत्तों का बाड़ा खोल दिया गया हो या एक के बाद एक सिर पर कोई हथौड़ों की चोटें कर रहा हो, बड़ी निर्ममता और क्रूरता से। जैसे छत पर से अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक झटके से साथ एक क्षण में चक्कर लगा जाती है, उसी तरह उसके सामने सैकड़ों हजारों चीजें एक साथ चमक कर गायब हो गई। ईंटों के ऊंचे चौकोर तख्तनुमा चबूतरे पर पुरानी छोटी सी संदूकची के आगे बैठा गोविंद हिसाब लिख रहा था और अभी हिसाब न मिलने के कारण जो कच्चे पुर्जे इधर उधर बिखरे थे वे सब यूं ही बिखरे रहे। उसने खुले लेजर रजिस्टर पर दोनों कुहनियां टिका दी और हथेलियों से आंखें बंद कर ली। कनपटी के पास की नसें चटक रही थीं। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं, सिनेमा उपन्यासों में भी नहीं देखा पढ़ा। सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है? क्या लक्ष्मी ने ही ये लाइनें खींची हैं? हो सकता है किसी बच्चे ने खींच दी हो। इसे संभावना से थोड़ा चौंक कर गोविंद ने फिर पन्ना खोला। नहीं, बच्चा क्या सिर्फ इन्हीं लाइनों के नीचे निशान लगाता? और लकीरें इतनी सीधी और साधी हैं कि किसी बच्चे कोई हो ही नहीं सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने के तो निशान नहीं लगा दिए। हो सकता है वह लक्ष्मी बहुत चुहलबाज हो और जरा छकाने को उसी ने सब किया हो। यद्यपि गोविंद इस तरह आंखें बंद किए सोच रहा था, लेकिन उसे मन ही मन डर था कि मिस्त्री और दरबान उसे देखकर कुछ समझ न जाएं। सबसे बड़ा डर उसे लाला रूपाराम का था। अभी रुई भरी सकल पारों वाली सिलाई की मैली सी पूरी बाहों की मिर्जई पहने और उस पर मैली चीकट युगों पुरानी अंडी लपेटे धीरे धीरे हाँपते हुए बेत टेकते बड़े कष्ट से सीढ़ियां उतर कर वे आएंगे। अचानक बेत की खट खट से चौंक कर उसने जो आंखों के आगे से हाथ हटाए तो देखा सच ही लाला रूपाराम चले आ रहे हैं। अरे, कमबख्त याद करते ही आ पहुंचा। बैठे हुए देख तो नहीं लिया। उसने झट पत्रिका को घुटने के नीचे और भी सरका लिया और सामने फैले पुर्जों पर आंखें टिकाकर व्यस्त हो उठा। मिस्त्री और चौकीदार की खुसर पुसर बंद हो गई। गली सिपार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया। मोटे मोटे शीशों के पीछे उनकी आंखें बड़ी होकर भयंकर दिखती थीं। आंखों और पलकों का रंग मिलाकर ऐसा दिखाई देता था जैसे पीछे मोरपंख के चंदावे लगे हों। सिर पर रुई भरा कंटोपा था। उसके कानों को ढकने वो मोटर के मडगार्ड जैसे कोने अब ऊपर मुड़े हुए थे और पौराणिक राक्षसों के सींगों का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। चेहरा उनका झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था। उसे उन्होंने डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। दांत उनके नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुंह चला चलाकर पीछे सरकाए रखते थे जैसे च्युइंगम चबा रहे हों। गोविंद को उनके इस मुंह चुला चलाने और मुंह से निकलती तरह तरह की आवाज़ों से बड़ी उबकाई सी आती थी और जब वे उससे बात करते तो वह प्रयत्न करके अपना ध्यान उस ओर से हटाए रखता। लाला रूपाराम की गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती जैसे खिलौने वाले बुढ़े की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटनों तक की मैली कुचैली धोती और मिलिट्री के कबाड़ियाँ बाजार से खरीद कर लाए गए मोजे पर बांधने की पट्टियाँ जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से बचाती थीं,
बिना फीते के खीसे निपोड़ते फटे पुराने बूट, उन्हें देखकर हमेशा गोविंद को लगता कि इस आदमी का अंत समय निकट आ गया है। अब लाला रूपाराम पास आ गए तो उनके सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी ओर देखते हुए स्वागत किया। ईंटों के चबूतरे पर लगभग 200 स्याही के दाग और छेद वाली दरी पर राम स्वरूप के उससे सटकर खड़े होने से एक मोटी सी सिकुड़न पड़ गई थी। उसके हाथ से ठीक करके उसने कहा, लाला जी यहाँ बैठिए। लाला जी ने हाँफते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया कि नहीं वे ठीक हैं, और वे टीन की कुर्सी पर ही उसकी ओर मुंह करके बैठ गए और हाँफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफते रहते थे। उनके वहां आ बैठने से एक बार तो गोविंद कांप उठा। वहीं कमबख्त को पता तो नहीं चल गया कुछ पूछने ताछने न आया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा पीकर एक बार चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि हो न हो बुढ़ा ताड़ गया है। उसका दिल धसक चला। रूपाराम अभी हाँफ रहे थे। गोविंद सिर झुकाए ही हिसाब किताब जोड़ता रहा। आखिर स्थिति संभालने की दृष्टि से उसने कहा, लाला जी आज मेरा नाम आ गया कॉलेज में। अच्छा, लाला जी ने खांसी के बीच में ही कहा। वह एक हाथ से डंडे को धरती पर टेके थे, दूसरे हाथ में कलई तक गोमुखी बंधी थी, जिसके भीतर उंगलियां चला चलाकर वह माला घुमा रहे थे, और उनका वह हाथ टोंटा सा लग रहा था। वातावरण का बोझ बढ़ता ही चला गया था कि एक घटना हो गई। उन्होंने सांस इकट्ठी करके कुछ बोलने को मुंह खोला ही था कि भीतर आंगन का टट्टर लोहे का जाल भयंकर रूप से झंझना उठा, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज ऊपर से फेंक दी गई हो, और फिर जोर से बजती हुई खनखनाती कलछी जैसे चीज नीचे आ गिरी। उसके पीछे चिमटा, सड़ासी, और फिर तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाल्टी, कढ़ाई, तवा इत्यादि निकालकर टट्टर पर फेंक रहा है, और पानी और छोटी मोटी चीजें नीचे गिर रही हैं। उसके साथ कुछ ऐसा कोलाहल और कोहराम भीतर सुनाई दिया जैसे आग लग गई हो। गोविंद झटक कर सीधा हो गया। कहीं सचमुच आग वाग तो नहीं लग गई? उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से चौंक कर लाला की तरफ देखा, और वह आश्चर्य से अवाक रह गया। लाला परेशान जरूर दिखाई देता था, लेकिन कोई भयंकर घटना हो गई है और उसे दौड़ कर जाना चाहिए, ऐसी कोई बात उसके चेहरे पर नहीं थी। मिस्त्री और चौकीदार दोनों बड़े दबे व्यंग से एक दूसरे की ओर देखते, मुस्कुराते लाला की ओर निगाहें फेंक रहे थे। किसी को भी कोई खास चिंता नहीं थी। भीतर कोलाहल बढ़ रहा था, चीजें फिक रही थी, और टट्टर की खड़खड़ाहट, घनघनाहट गूंजती जा रही थी। आखिर यह क्या हो रहा है? उत्तेजना से उसकी पसलियां तड़कने को हो आईं। वह लाला से ये पूछने वाला था कि क्या है, तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा जोर देकर वह उठ खड़ा हुआ, और घिसटता सा जहां से आया उसी गली में चला गया। जाते हुए पलटकर धीरे से उसने किवाड़ बंद कर दिए। मिस्त्री और चौकीदार ने मुक्त होकर बदन ढीला किया, एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा, खखारा, और फिर एक बार खुलकर मुस्काए। लाला का पीछा करती गोविंद की निगाह अब उन लोगों की ओर मुड़ गई, और जब उससे नहीं रहा गया तो वो खड़ा हो गया। मुर्गे के पंखों की तरह कंबल को बाहों पर फड़फड़ाकर उसने लपेटा, और उस पत्रिका को देखता हुआ चबूतरे से नीचे उतर आया। थोड़ी देर यूं ही असमंजस में खड़ा रहा, फिर उस गलियारे के दरवाजे तक गया कि कुछ दिखाई सुनाई दे। कोलाहल में 4-5 आवाजें एक साथ किवाड़ की दरार से घुटी घुटी सुनाई दी, और उसमें सबसे तेज आवाज वही थी जिसे उसने लक्ष्मी की आवाज समझ रखा था। हे भगवान, क्या हो गया? कोई कहीं से गिर पड़ा, आग लग गई, सांप बिच्छू ने काट लिया? लेकिन जिस तरह से लोग बैठे देख रहे थे, उससे तो ऐसे लगता था जैसे ये कोई खास बात नहीं है। यह कमबख्त किवाड़ क्यों बंद कर गया? इस वक्त टट्टर इस तरह धमाधम बज रहा था जैसे उस पर कोई तांडव कर रहा हो। उस ऊंची चीखती महीन आवाज में भी वह नारी कंठ जिसे वह लक्ष्मी की आवाज समझता था, इतनी तेज और जोर से बोल रही थी कि लाख कोशिश करने पर भी वह कुछ समझ नहीं सका। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज़ सुनकर वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ कह रहा था कि आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी बात घटना हो रही है और ये बदमाश इस तरह से मजा लूट रहे हैं। फिर भी यह अत्यंत चिंतित और उत्सुक सा उधर मुड़ा। इस बड़े कमरे या छोटे हाल में हर चीज पर आटे का महीन पाउडर छाया हुआ था। एक और आटे में नहाई चक्की काले पत्थर के बने हाथी की तरह चुपचाप खड़ी थी, और उसका पिसे आटे का संभालने वाला गिलाफ हाथी की सूंड की तरह लटका था। उसी की सीध में दूसरी दीवार के नीचे मोटर लगी थी, जहां से एक चौड़ा पट्टा चक्की को चलाता था। इतने हिस्से में सुरक्षा के लिए एक रेलिंग लगा दिया गया था। सामने की दीवार में चिपके लंबे चौड़े लाल चौकोर तख्ते पर एक खोपड़ी, 2 हड्डियों के क्रॉस के नीचे खतरा और डेंजर लिखे थे। उसके चबूतरे की बगल में ही छत से जाती जंजीर में एक बड़ी लोहे की तराजू कथाकली की मुद्रा में एक बांह ऊंची किए लटकी थी, क्योंकि दूसरे पल्ले से मन से लेकर छटाक तक के बांटों का ढेर लगा रहता था। यद्यपि लाला रूपाराम अक्सर चौकीदार को डांटते थे कि रात में इसे उतार कर रख दिया कर, लेकिन किसी किसी दिन आधी रात तक चक्की चलती और दुकान दफ्तर वाले तो सुबह 5 बजे से ही आने लगते। उस समय बर्फ जैसी ठंडी तराजू को छूना और टांगना दिलावर सिंह को अधिक पसंद नहीं था। वह उसे यह कहकर टाल देता कि लड़ाई में सुबह ही सुबह काफ़ी ठंडी बंदूकें लेकर मार्च और परेड कर लिया।
अब क्या जिंदगी भर ठंडा लोहा ही छूना उसकी किस्मत में बदा है? इसलिए वह उसे टंगी ही रहने देता। हालांकि ठीक बीच में होने के कारण वह जब भी दरवाज़ा खोलने उठता तो खुद ही उससे टकराता, उलझता और रात के एकांत में फौजी गालियों का स्वागत भाषण करता। पुराना कैलेंडर, एक और पिसाई के लिए भरे अन्न या पीसे आटे के बोरे, कनस्तर, पोटलियां और ऊपर चढ़कर अन्न डालने का मजबूत सा स्टूल। इस समय दोनों टांगे जिनमें कीलदार फूट बूट डटे हुए थे, धरती पर फैलाए चौकीदार मजे में खट की पार्टी पर झुका, अपना पुराना पहली लड़ाई के सिपाहीनामे की याद, ग्रेट कोट चारों ओर पलेटे सान की बीड़ी धौंक रहा था और धीरे धीरे सामने बैठे मिस्त्री सलीम से बातें करता जा रहा था। उसके और मिस्त्री के बीच में एक बरोसी जल रही थी। जब कभी ध्यान आ जाता तो पास रखे कोयले कुछ डाल देता और कभी कभी अत्यंत निस्पृहता के साथ हाथ पांव उस दिशा में बढ़ाकर गर्मी सोखता। सलीम सिर झुकाए गर्म पानी की बाल्टी में ट्यूब डुबा डुबा कर उनके पंक्चर देखने में व्यस्त था। उसके आसपास 10-12 काले लाल ट्यूब, रबर की कतरने, कैंची, पेंच, प्लास, सोल्यूशन, चमड़े की पेटी, एक और टायर लटके 10-12 साइकिल के पहियों का ढेर था। अपने इस सामान से उसने आधे से ज़्यादा कमरा घेर लिया था। जब गोविंद उसके पास आया तो वह सिर झुकाए ही हंसता हुआ ट्यूब के पंचर को पकड़कर कान में लगी कापिंग पेंसिल को थूक से गीला करते हुए, हालांकि ट्यूब पानी से भीगा था और सामने पानी भरी बाल्टी भी रखी थी, निशान लगाता हुआ जवाब दे रहा था। यह कहा जमादार साहब ने? फिर एक भौं को जरा तिरछी करके बोला, लाला कुछ नामा ढीला करे तो? उस लड़की पर जिन कस आया है, उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दें। गोविंद का माथा ठनका। लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती है? उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम से ध्यान हो आया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन उठा उठा कर फेंकती थी। उसका सारा बदन ऐंठने लगता था, मुंह से झाग आने लगते थे, गर्दन मरोड़ खाने लगती थी, आंखें और चीजें बाहर निकलने लगती थी। कौन लड़की है लाला की? लक्ष्मी तो नहीं? भगवान करे लक्ष्मी न हो। उसका दिल आशंका से डूबने सा लगा। उसने सुना कोलाहल अब लगभग शांत हो गया और कहीं दूर से रह रहकर एक हल्की रोने की आवाज भर सुनाई देती थी। शायद किसी को दौरा वैरा ही आ गया हो। अभी तो ये लोग निश्चिंत हैं। गोविंद को सुनाकर चौकीदार बोला, नामा तुम भी यार मिस्त्री किसी दिन बेचारे बुढ़े का हार्ट फेल करवाओगे। और बेटा, इस जिन का इलाज तुम्हारे मौलवी के पास नहीं है, समझे? यह तो हवा ही दूसरी है। आओ बाबूजी बैठो। चौकीदार ने बैठे बैठे स्टूल की तरफ इशारा किया। असल में वह गोविंद को बाबूजी जरूर कहता था, लेकिन उसका विशेष आदर नहीं करता था। एक तो गोविंद कस्बे से आया था और उसे शहर में चौकीदारी करते हो चुके थे नकद 20 साल। दूसरे, वह फौज में रहा था और कैरो तक घूम आया था। उम्र, अनुभव, तहजीब सभी में वह अपने को गोविंद से ज़्यादा ही समझता था। लेकिन गोविंद को इन सब का ध्यान नहीं था। उसने स्टूल से टिक कर जरा सहारा लेते हुए चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई, यह शोरगुल क्या था? क्या हो रहा था? मिस्त्री ने सिर उठाकर उसे देखा और चौकीदार की मुस्कुराती नज़रों से उसकी आंखें मिली। उसने अपनी खिचड़ी मूछे पर हथेली फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ऊपर कोई चीज़ किसी बच्चे ने गिरा दी होगी। मिस्त्री ने कहा, जमादार साहब झूठ क्यों बोलते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अब इनसे क्या छिपा रहेगा? तो खुद क्यों नहीं बता देता? चौकीदार ने कहा और जेब से बीड़ी का बंडल निकाल लिया। कागज नोचकर आटे की लोई बनाने की तरह उसे ढीला किया। फिर एक बीड़ी निकालकर मिस्त्री की ओर फेंकी, दूसरी को दोनों तरफ से फूंका और जलाने के लिए किसी दहकते कोयले की तलाश में बरोसी में निगाहें घुमाते जरा व्यस्तता से बात जारी रखी, तुझे क्या मालूम नहीं है? इन दोनों की चुहल से गोविंद की झुंझलाहट बढ़ रही थी। उसे लगा जरूर ही दाल में काला है जिसे ये लोग टाल रहे हैं। मिस्त्री जीभ निकाले पंक्चर के स्थान को रेगमार से घिस रहा था। वह जब भी कोई काम एकाग्रचित से करता तो अपनी जीभ को निकालकर ऊपर के ओठ की तरफ मोड़ लेता था। उसकी चांद के बीच में उभरते गंजे को देखकर गोविंद ने सोचा कि गंजापन तो रईसी की निशानी है, लेकिन यह कमबख्त तो आधी रात में यहाँ पंक्चर जोड़ रहा है। उसने उसी तरह सिर झुकाए ही कहा, अब मैं बाबूजी को किस्सा बताऊं या इन ट्यूबों का सिर फोड़ूं? साले सड़कर हलुआ तो हो गए हैं, पर बदलेगा नहीं। मन तो होता है सबको उठाकर इसी अंगीठी में रख दूं। होगा सुबह सो देखा जाएगा। ये इतने ट्यूब हैं काहे के? जरा आत्मीयता जताने को गोविंद ने पूछा। हालत तो सचमुच इनकी बहुत खराब हो रही है। आपको नहीं मालूम? इस बार काम छोड़कर मिस्त्री ने गौर से गोविंद को देखा। यह आपके लाला के जो 2 दर्जन रिक्शा चलते हैं उनका कूड़ा है। यह तो होता ही नहीं कि इतने रिक्शे हैं, रोज टूट फूट मरम्मत होती ही रहती है। हमेशा के लिए लगा लें एक मिस्त्री। दिन भर की छुट्टी हुई सो तो नहीं, ट्यूब टायर मेरे सिर हैं और बाकी टूट फूट मिस्त्री अली अहमद ठीक करते हैं। फिर उनसे यूं ही पूछा, आप बाबूजी नए नए आए हैं? हाँ, 2-3 दिन ही तो हुए हैं। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, गोविंद ने कहा। उनके पेट में खलबलाहट मच रही थी, लेकिन वह नए सिरे से पूछने का सूत्र खोज रहा था। तभी तो, मिस्त्री बोला, तभी तो आप यह सब पूछ रहे हैं। रात को इनका हिसाब रखते हैं ना? हाँ, थोड़े दिनों में अपने फर्जंद को आपसे पढ़वाएगा। अपने फर्जंद शब्द में जो व्यंग उसने दिया था उससे खुद ही प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उसने चौकीदार की दी हुई बीड़ी सुलगाई। अबे, उन्हें यह सब क्या बताता है बे? वे तो उसके गांव से ही आए हैं, उन्हें सब मालूम है। चौकीदार बोला, नहीं, सच मुझे कुछ नहीं मालूम। गोविंद ने जरा आश्वासन के स्वर में कहा,
इन लाला के तो पिता ही यहाँ चले आए थे ना, सो हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। बताइए ना क्या बात है? गोविंद ने आदरपूर्वक जरा खुशामद के लहजे में पूछा। शायद उसकी जिज्ञासु व्याकुलता से प्रभावित होकर मिस्त्री बोला, अजी कुछ नहीं, लाला की जो बड़ी लड़की है ना, उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है, पर हमारा तो कयास है बाबूजी, दौरा वारा नहीं, उस पर किसी असेब का साया है। उस बेचारी को तो कुछ होश नहीं रहता। विधवा है? जल्दी से बात काटकर गोविंद धक धक करते दिल से पूछ बैठा। हाय, लक्ष्मी ही न हो? इस बार पुनः दोनों की निगाहों का आपस में टकराकर मुस्कुराना उससे छिपा न रहा। बीड़ी के लंबे कश के धुएं को लील कर इस बार चौकीदार जबरदस्ती गंभीर बनकर बोला, अजी इसने उसकी शादी ही कहाँ की है? नाम क्या है? गोविंद से रहा नहीं गया। लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके मुख से निकल गया और जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो। जिज्ञासा और उत्तेजना से तना शरीर ढीला पड़ गया। चौकीदार इस बार अत्यंत ही रहस्यमय ढंग से हंसा, जैसे कह रहा हो, अच्छा तुम भी जानते हो? गोविंद के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा, उसकी उम्र क्या है? लेकिन चौकीदार ने पूछा, तो सचमुच बाबूजी आप इनके घर के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं भाई, मैंने बताया तो मैं इनके बारे में कुछ कतई नहीं जानता। एक तरफ आत्मसमर्पण के भाव से गोविंद बोला। लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है। चौकीदार बोला। आप शायद नए आए हैं, यही वजह है। फिर मिस्त्री की ओर देखकर बोला, क्यों मिस्त्री साहब, तो बाबूजी को किस्सा बता ही दूं? अरे लो, ये भी कोई पूछने की बात है? इसमें छिपाना क्या? यहाँ रहेंगे तो कभी न कभी जान ही जाएंगे। अच्छा तो फिर सुन ही लो यार, तुम भी क्या कहोगे? चौकीदार ने आनंद में आकर कहना शुरू किया। आप शायद जानते हैं, यह हमारा लाला शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। लामुहाला जो कंजूस होगा वो रईस तो होगा ही, मिस्त्री बोला। नहीं मिस्त्री साहब, पूरा किस्सा सुनाना हो तो बीच में मत टोको। चौकीदार इस हस्तक्षेप पर नाराज हो गया। अच्छा अच्छा सुनाओ, मिस्त्री बुड्ढों की तरह मुस्कुराया। इसकी यह चक्की है ना, सहालगों में इस पर हजारों मन पिसता है। वैसे भी 200-250 मन तो कम से कम पिसता ही है रोज। अफसर और क्लर्कों को कुछ खिला पिलाकर लड़ाई के ज़माने में इसे मिलिट्री से कुछ ठेके मिल जाते थे। आप जानो, मिलिट्री का ठेका तो जिसके पास आया सो बना। आप उन दिनों देखते लक्ष्मी फ्लोर मिल के हल्ले, बोरे यूँ चुने रखे रहते थे जैसे मोर्चे के लिए बालू भर कर रख दिए गए हों। इसमें इतने खूब रुपए पीटा कि मिलिट्री के गेहूं बेच दिए औने पौने भाव, और रद्दी सस्ते वाले खरीद कर कोटा पूरा किया। उसमें खड़िया मिला दी। पिसाई के उल्टे सीधे पैसे तो इसने मारे ही ब्लैक। 420 चोरी, क्या क्या इसने नहीं किया। इसके अलावा एक बड़ी साबुन की फैक्ट्री और एक काफ़ी बड़ा जूता का कारखाना भी इसका है। उसे इसके बेटे संभालते हैं। 25-30 रिक्शे और 5 मोटर ट्रक चलाते हैं। शायद गांव में भी काफ़ी ज़मीन इसने ले रखी है। एक काम है शाले का, इतना तो हमें पता है। बाकी इसकी असली आमदनी का कोई नहीं जानता। कुछ न कुछ करता ही रहता है, भगवान ही जाने। रात दिन किसी न किसी तिकड़म में लगा ही रहता है। करोड़ों का आसामी है। और सबसे ताजुब की बात यह है कि सब सिर्फ इसी 25-26 साल में जमा की हुई रकम है। चौकीदार दिलावर सिंह मिलिट्री में रह आने के कारण खूब बातूनी था और मोर्चे के अपने अफसरों के किस्सों को, अपनी बहादुरी के कारनामों को खूब नमक मिर्च लगाकर इतनी बार सुना चुका था कि उसे कहानी सुनाने का मुहावरा हो गया था। हर बात के उतार चढ़ाव के साथ उसकी आंखें और चेहरे की भंगिमाएं बदलती रहती थीं। उसकी बातें गौर और रुचि से सुनते हुए भी गोविंद के मन में एक बात टकराई। लक्ष्मी को दौरे आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो ये निशान लगा भेजे हैं यह भी दौरों की दशा में ही लगाए हों और उनका कोई विशेष गहरा अर्थ न हो? इस बात से सचमुच उसे बड़ी निराशा हुई। फिर भी उसने ऊपर से आश्चर्य प्रकट करके पूछा, सिर्फ 25-26 साल? नहीं, बीड़ी जलाते चौकीदार ने जोर से सिर हिलाया। गोविंद ने सोचा, और लक्ष्मी की उम्र क्या होगी? और कंजूसी की हद आपने देख ही ली होगी। बुढ़ा हो गया है, सांस का रोग हो रहा है, सारा बदन कांपता है, लेकिन एक पैसे का भी फायदा देखेगा तो 10 मील धूप में हाँफता हुआ पैदल जाएगा। क्या मजाल जो सवारी कर ले। गर्मी आई तो पूरा शरीर नंगा, कमर में धोती, आधे पहने आधे बदन में लपेटे। जाड़ा हुआ तो यही ड्रेस, बस इसी में पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ। कभी किसी मकान की मरम्मत न कराना, सफ़ेदी पोताई न कराना, हमेशा यही ध्यान रखना कि कौन कितनी बिजली खर्च कर रहा है, कहाँ बेकार नल या पंखा चल रहा है। लड़का है सो उसे मुफ्त के चुंगी के स्कूल में डाल दिया है, लड़की घर पर बैठा रखी है। एक एक पैसे के लिए घंटों रिक्शा वालों ट्रक वालों से लड़ना, बहस करना और चक्की वालों की नाक में दम रखना। उन्हें दिन रात ये सिखाना कि किस चालाकी से आटा बचाया जा सकता है। 20 रुपए का आटा रोज होटल वालों को बिकता है सो अलग। जिस दिन से चक्की खुली है घर के लिए तो आटा बाजार से आया ही नहीं। आप विश्वास मानिए, कम से कम 12-15 हज़ार की आमदनी होगी, लेकिन सूरत देखिए, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। किसी आने जाने वाले के लिए एक कुर्सी तक नहीं, पान सुपारी की तो बात ही दूर है। कौन कह देगा कि यह पैसे वाला है? यह उम्र होने आई, सुबह से शाम तक बस पैसे के पीछे हाय हाय। दुनिया के किसी और काम से इसे मतलब ही नहीं। सभा हो, सोसाइटी हो, हड़ताल हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन लाला रूपाराम अपनी धुन में मस्त। नौकरों को कम से कम देना पड़े इसलिए खुद ही उनके काम को देखता है। मुझसे तो इसलिए नहीं कहता कि मुझ पर थोड़ा विश्वास है, दूसरे मेरी ज़रूरत सबसे बड़ी है, लेकिन बाकी हर नौकर रोता है इसके नाम को। और मज़ा ये कि सब जानते हैं कि झक्की है, कोई इसकी बात को ध्यान से सुनता नहीं। बाद में सब इसका नुकसान करते हैं। आसपास के सभी हंसते और गालियां देते हैं। बच्चे कितने हैं? चौकीदार को इन बेकार की बातों में बहकते देखकर गोविंद ने सवाल किया।
उसी बात पर आता हूँ। चौकीदार इत्मीनान से बोला, सच बाबूजी, मैं यह देख देख कर हैरान हूँ कि इस उम्र तक तो इसने यह दौलत जुटाई है, अब इसका यह कमबख्त करेगा क्या? लोग जमा करते हैं बैठकर भोगे, लेकिन यह राक्षस तो जमा करने में ही लगा रहता है। इसे जमा करने की ऐसी हाय हाय रही है कि दौलत किस लिए जमा की जाती है, इस बात को ये बेचारा बिल्कुल भूल गया है। फिर बड़े चिंतित और दार्शनिक मूड में दिलावर सिंह ने आग वाली राख को देखते हुए कहा, इस उम्र तक तो इसे जोड़ने की ऐसी हवस है, अब इसका भोग कब करेगा? सचमुच बाबूजी, जब कभी मैं सोचता हूँ तो बेचारे पर दया आती है। देखो, आज की तारीख तक यह बेचारा भाग दौड़कर लू धूप की चिंता छोड़कर जमा कर रहा है। एक पाई उसमें से खा नहीं सकता, जैसे किसी दूसरे का हो। अब मान लीजिए कल यह मर जाता तो यह सब किसके लिए जमा किया? बेचारे के साथ कैसी लाचारी है। मर कर जी कर नौकर की तरह जमा किए जा रहा है, न खुद खा सकता है न देख सकता है। कोई दूसरा छू भी ले, जैसे धन के ऊपर बैठा सांप, खुद उसे खा नहीं सकता, खाने को तो खैर देगा ही क्या? उसकी रखवाली करना और जोड़ना। और लाला रूपाराम के प्रति दया से अभिभूत होकर चौकीदार ने एक गहरी सांस ली। फिर दूसरे ही क्षण दांत किटकिटाता हुआ बोला, और कभी कभी मन होता है छुरा लेकर साले की छाती पर जा चढ़ूं और मुरब्बे के आम की तरह गोदूं। अपने पेट में जो इसने इतना धन भर रखा है, उसकी एक एक पाई उगलवा लूं, चाहे खुद न खाए, लेकिन जिसे अपने बच्चों को भी खिला पिला नहीं सकता, उस धन का क्या होगा? इसके बच्चे कितने हैं? इस बार गोविंद अधीर हो गया। असल में वह चाहता था कि दार्शनिक उद्गारों को छोड़कर वह जल्दी से जल्दी मूल विषय पर आ जाए, लक्ष्मी के विषय में बताए। बर्डन में बह जाने की अपनी कमजोरी पर चौकीदार मुस्कुराया और बोला, इसके बच्चे हैं 4। बीबी मर गई। बाकी किसी नातेदार किसी रिश्तेदार को झांकने नहीं देता। ऊपर तो कोई नौकर भी नहीं है, बस एक मरी मराई सी बुढ़िया पाल ली है। लोग बड़े भाई की बीबी बताते हैं, बस वही सारा देखभाल करती है। और तो किसी को मैंने साथ देखा नहीं। खुद के 3 लड़के और एक लड़की। बड़े 2 लड़के तो साथ नहीं रहते। इस बार मिस्त्री बोला, हाँ वो लोग अलग ही रहते हैं। दिन में एक आध चक्कर लगा जाते हैं। एक जूतों का कारखाना देखता है, दूसरा साबुन की फैक्ट्री संभालता है। इस साले को उन पर भी विश्वास नहीं है। पूरे कागज पत्तर हिसाब किताब अपने पास ही रखता है। नियम से शाम को वहाँ जाता है वसूली करने। लेकिन लड़के भी तेज हैं, जरा शौकीन तबीयत पाई है। इसके मरते ही देख लेना मिस्त्री, वो इसकी सारी कंजूसी निकाल डालेंगे। फिर याद करके बोला, और क्या कहा तुमने? साथ रहने की बात? सो भैया, जब तक अकेले थे तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो उनकी बीवियां आ गई हैं ना, एक आध बच्चा भी आ गया है घर में, सो उसे दिन भर गोद में लटकाए फिरता है। इसके घर में एक चंडी जो है ना, उसके साथ सबका निभाव नहीं हो सकता। एकदम गोविंद के मन में आया, लक्ष्मी, और वह ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। कौन? लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया। जी हाँ, उसी की बदौलत तो यह सारा खेल है। वही तो इस भंडारे की चाबी है। वह न होती तो यह तामझाम आता कहाँ से? उसने तो इसके दिन ही पलट दिए। नहीं तो था ही क्या इसके पास? इस बार यह बात चौकीदार ने ऐसे लड़के से कही जैसे किसी रहस्य की चाबी देती हो। कैसे भाई कैसे? गोविंद पूछ बैठा। उसका दिमाग चकरा गया। यह क्या विरोधाभास है? एक पल को उसके दिमाग में आया, कहीं यह रुपया कमाने के लिए लक्ष्मी का तो उपयोग नहीं करता? राक्षस, चांडाल! उसकी व्याकुलता पर चौकीदार फिर मुस्कुराया और बोला, बाप तो इसका ऐसा रईस था भी नहीं। फिर वही कच्ची गृहस्थी छोड़कर मर गया। ज्यादा से ज्यादा हजार हजार रुपया दोनों भाइयों के पल्ले पड़ा होगा। शादियां दोनों की हो चुकी थीं। कुछ कारोबार खोलने के विचार से ये सट्टे में अपने रुपए दोनों चौगने करने जा पहुंचा तो शोर गंवा आया। बड़े भैया रोचराम ने एक पंचक्की खोल डाली। पहले तो उसकी भी हालत डमाडोल रही थी, लेकिन सुनते हैं कि जब से उसकी लड़की गौरी पैदा हुई, उसकी हालत संभलती ही चली गई। यह उसी के यहाँ काम करता था। मियाँ बीवी वहीं पड़े रहते। ऐसा कुछ उस लड़की का पांव आया कि लाला रोचूराम सचमुच के लाला हो गए। इन दोनों के बड़े बूढ़ों का कहना था कि लड़की उनके खानदान में भगवान होती है। अब तो अपना लाला भी इस ओझा के पास जा, कभी उस पीर के पास जा, कभी इसकी मानता, कभी उसका संकल्प, दिन रात यही कि हे भगवान मेरे लड़की हो। और पता नहीं कैसे भगवान ले सुन ले और लड़की ही आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो सचमुच ही रूपाराम के नक्शे बदलने लगे। पता नहीं गड़ा हुआ मिला या छप्पर फाड़ कर मिला। लाला रूपाराम के सितारे फिर गए। इसे विश्वास होने लगा कि यह सब बेटी की कृपा है और वास्तव में यह कोई देवी है। उसने इसका नाम लक्ष्मी रखा और साहब कहना पड़ेगा कि लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी ही बनकर आई। थोड़े दिनों में ही लक्ष्मी फ्लोर मिल अलग बन गई। अब तो इसका ये हाल है कि यह मिट्टी भी छू दे तो सोना बन जाएगा और कंकड़ को उठा ले तो हीरा। फिर आ गई लड़ाई और इसके पंजे छक्के हो गए। इसे ठेके मिलने लगे। समझिए एक के बाद एक मकान खरीदे जाने लगे। सामान लाने ले जाने वाले ट्रक आए। इधर रोचूराम भी फल रहा था और दोनों भाई गर्व से कहते थे, हमारे यहाँ लड़कियाँ लक्ष्मी बनकर आती हैं। लेकिन फिर ऐसा वाकया हो गया कि तस्वीर की शक्ल बदल गई। चौकीदार दिलावर सिंह जानता था कि यह उसकी कहानी का क्लाइमैक्स है, इसलिए श्रोताओं की उत्सुकता को झटका देने के लिए उसने उंगलियों में दबी व्यर्थ जलती बीड़ी को 2-3 कस लगाकर खत्म किया और बोला, गौरी शायद लायक हो शादी लायक हो गई थी। शायद किसी पड़ोसी लड़के को लेकर कुछ ऐसी वैसी बातें भी लाला रोचूराम ने सुनी। लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया तो उन्होंने गौरी की शादी कर दी। बस उसकी शादी होना था कि जैसे एकदम सारा खेल उजड़ गया। उसके जाते ही लाला एक बहुत बड़ा मुकदमा हार गया और भगवान की मर्जी देखिए, उन्हीं दिनों उसकी पंचक्की में आग लग गई।
कुछ लोगों का कहना है कि घरेलू दुश्मन का काम था। जो भी हो, बड़े हाथी की तरह जो एक बारगी गिरे तो उठना दुश्वार हो गया। लोग रुपए दाब गए और उनका दिवाला निकल गया। दिवाला क्या जी, एक तरह से बिल्कुल मटिया मेट हो गया। सब कुछ चौपट हो गया और छल्ला छल्ला तक बिक गया। एक दिन लाला जी की लाश तालाब में फूली हुई मिली। अब तो हमारे लाला रूपाराम को सांप सूंघ गया। उनके कान खड़े हो गए और लक्ष्मी पर पहरा बैठा दिया गया। उसे स्कूल से उठा लिया गया और वह दिन जो आज का दिन बेचारी नीचे नहीं उतरी। घर के भीतर न किसी को आने देता है न जाने देता है। मास्टर रखकर पढ़ने की बात पहले उठी थी, लेकिन जब सुना कि मास्टर लोग लड़कियों को बहकाकर भगा ले जाते हैं तो वह विचार एकदम छोड़ दिया। लक्ष्मी खूब रोई पीटी, लेकिन इस राक्षस ने उसे भेजा ही नहीं। लड़की देखने दिखाने लायक। बात काटकर मिस्त्री बोला, अरे देखने दिखाने लायक क्या, हमने खुद देखा है। जिधर से निकल जाती है उधर बिजली सी पहुंच जाती है, 100 में 1। उसकी बात का विरोध न करके अर्थात स्वीकार करके चौकीदार बोला, स्कूल में भी सुनते हैं बड़ी तारीफ थी, लेकिन सबकी साले ने रेड कर दी। उसे ये विश्वास हो गया कि लड़की सचमुच लक्ष्मी है और जब दूसरे की हो जाएगी तो इसका भी एकदम सत्यानाश हो जाएगा। और इसी डर से न तो किसी को आने देता है, न उसकी शादी करता है, उसकी हर बात मानता है, बुरी तरह उसकी इज्जत करता है, उसकी हर जिद पूरी करता है, लेकिन निकलने नहीं देता। लक्ष्मी 16 की हुई, 17 की हुई, 18, 19 साल पर साल बीत गए। पहले तो वो सबसे लड़ती थी, बड़ी चिड़चिड़ी और जिद्दी हो गई थी। कभी कभी गाली देती और मार भी बैठती। फिर भी मालूम नहीं क्या हुआ कि घंटों रात भर पड़ी जोर जोर से रोती रहती। फिर धीरे धीरे उसे दौरा पड़ने लगा। अब क्या उम्र है, गोविंद ने बीच में पूछा। उसकी ठीक उम्र तो किसी को पता नहीं, लेकिन अंदाज से 25-26 से कम क्या होगी। घृणा से होठ टेढ़े करके चौकीदार ने अपनी बात जारी रखे। दौरा न पड़े तो बेचारी जवान लड़की क्या करे। उधर पिछले 5-6 साल से तो ये हाल है कि दौरे में घंटे 2 घंटे वह बिल्कुल पागल हो जाती है। उछलती कूदती है, बुरी बुरी गालियां देती हैं, बेमतलब रोती हंसती है, चीज़ें उठा उठा कर इधर उधर फेंकती है। जो चीज़ सामने होती है उसे तोड़ फोड़ देती है, जो हाथ में आता है उससे मारपीट शुरू कर देती है और सारे कपड़े उतार कर फेंक देती है। बिल्कुल नंगी हो जाती है और जांघें पीट पीट कर बाप से कहती है, ले तूने मुझे अपने लिए रखा है, मुझे खा, मुझे चबा, मुझे भोग। यह पिटता है, गालियां खाता है और सब कुछ करता है, लेकिन पहरे में जरा ढील नहीं होने देता। चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठा बैठा सुनता रहता है। क्या जिंदगी है बेचारे की। बाप है सो उसे भोग नहीं सकता और छोड़ तो सकता ही नहीं। मेरी तो उम्र ही नहीं, वरना कभी मन होता है ले जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। और एक तीखी व्यथा से मुस्कुराता चौकीदार देर तक आग को देखता रहा। फिर धीरे से होठ चबाकर बोला, इसकी बोटी बोटी गर्म लोहे से दागी जाए और फिर टिकटी बांधकर गोली से उड़ा दिया जाए। गोविंद का दिल भारी हो आया था। उसने देखा बुढ़े चौकीदार की गीली आंखों के सामने की बोरसी से धुंधली आग की परछाई झलमला रही है। आधी रात को अपनी कोठरी में लेटे लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए मोमबत्ती की रोशनी में उसकी सारी बातों का एक एक चित्र गोविंद की आंखों के आगे साकार हो आया। और फिर उसने अंधकार की प्राचीरों से घिरी गर्म गर्म आंसू बहाती मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में रेखांकित पंक्तियां पढ़ी। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। गोविंद के मन में अपने आप एक सवाल उठा, क्या मैं ही पहला आदमी हूँ जो इस पुकार को सुनकर ऐसा व्याकुल हो उठा हूँ, या औरों ने भी इस आवाज़ को सुना है और सुनकर अनसुना कर दिया है? और क्या सचमुच जवान लड़की की आवाज़ को सुनकर अनसुना किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये थी राजेंद्र यादव की बहुत ही प्रसिद्ध मार्मिक कहानी जहां लक्ष्मी कैद हैं। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।